पीआरपी हम कहते हैं प्रोटीन रिच प्लाज्मा को। बिल्कुल। ये हम आपके बाय ब्लड लेते हैं और मशीन से इसको सेपरेट करते हैं। अब इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक इसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। लेट्स से कि आपका हेयर फॉल है तो हम ये प्रोटीन आपके स्कल्प एरिया पे लगाएंगे। अच्छा, फेस की रिजुविनेशन चाहते हैं, उसको रिफ्रेश रखना चाहते हैं, उसकी डलनेस है या एक्नी स्कार्स हैं, तो फिर उसमें भी हम ये प्रोटीन लगाते हैं। लेट्स से ये किसी के बाल उतर जाते हैं, किसी जगह पे पैच बन जाते हैं, तो ये प्रोटीन हम उस जगह भी लगा सकते हैं। रीजनरेटिव का आपने जिक्र किया, कुछ ये बताएं, ये रीजनरेटिव से मुराद क्या है? मैंने एक और सुना है फेशियल के बारे में, कार्बन फेशियल होता है जी, या इसके अलावा भी कोई फेशियल होता है, तो उसके बारे में मैंने कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। हमारी बहनों के, सिस्टर्स के ये वाले बाल एरिया इन एरियाज पे आ रहे हैं या बॉडीज पे, तो उसका बेसिकली हार्मोनल थेरेपी ट्रीटमेंट प्लस हम लेजर करते हैं। लेट्स से कि मैंने किसी को कोई ट्रीटमेंट दिया है, छाइयाँ ले लें, वाइटनिंग ले लें, एक्नी ले लें, तो वो क्या करते हैं, वही स्लिप साथ वाले अपने कजन्स फैमिलीज को कहते हैं अच्छा मैंने ये किया है, ये बड़ी तुम भी ट्राई कर लो। ठीक है, अब होता ये कि जो पेशेंट आया ना, हम उसकी सारी हिस्ट्री ले रहे होते हैं। असल बात कि ये इसमें किस वजह से हुआ, लेट्स से कि हार्मोन्स की वजह से है कि नहीं, डाइट की वजह से है, इसके पानी कम पीने की वजह से है, इसकी स्किन रूटीन की वजह से है, वॉट एवर द काज, कि हम उसकी काज ढूंढेंगे फिर। लेकिन यहाँ पे तो हमारी पर्चियों के साथ भी ये होता है कि अच्छा तुम ही ला ला, तुम ही ला ला, तुम ही। लेट्स से कि मुलाजमा, छाइयाँ, जिनको हम पेशेंट छाइयाँ कहते हैं, छाइयाँ भी बन जाती हैं उन्हीं क्रीमों की वजह से जो वो नेट पे देख के और खुद बना के यूज़ करते हैं हाई लेवल्स के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मेडिकल के शोबा से वाबस्ता है, डॉक्टर मुअज़्ज़म फारूकी, स्किन लेज़र स्पेशलिस्ट हैं। स्किन के हवाले से इनसे बातचीत होगी, तो आइए आज आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा आपका मशकूर हूँ, आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया और आप मेरे पास आए, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच ARP न्यूज़ की तरफ से भी कि उन्होंने हमें एक मौका फ्राहम किया अपने नाजरीन के लिए स्किन के हवाले से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। शोबे बहुत ज़्यादा थे, घर वालों की डिमांड भी होगी, अपना भी कुछ शौक होता है, ये इस तरह चलता है। ये मेडिकल का शोबा चूज करने की क्या वजूहत बनी? आप समझें कि प्रॉपर प्लान तो नहीं था मेरा इसकी तरफ। अच्छा। वालदैन की ख्वाहिश थी, जस्ट फिर हमने मेडिकल को इसीलिए परस्यू किया। ठीक है। और जब वालदैन की ख्वाहिश को हमने मद्देनज़र रखा तो फिर आगे डेफिनेटली आपको पता है जैसे एक हेल्थ जो है ना प्रॉपर पिलर होता है किसी भी सिस्टम का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ख़ास करके पाकिस्तान के जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको पता है कि सर फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं होती, तो जितना हम हेल्पिंग आउट कर सकें, तो इसी सिलसिले में फिर इसको हमने वालदैन की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए फैमिली की, तो फिर हमने परस्यू कर लिया, इसको कर लिया। ज़ाहिर है MBBS किया, उसके बाद शोबे का होता है, तो ये स्किन का कैसे ज़हन में आया, इस बारे में भी कुछ बताएं। एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे ही हम MBBS के बाद आगे कोई ना कोई तो फील्ड हमने डिसाइड करनी होती है, तो मल्टीपल मैं स्टेशंस को ऑब्जर्व किया, जिसमें एनेस्थीसिया था, रेडियोलॉजी था, पैथोलॉजी, फिर स्किन को भी। तो स्किन की ब्यूटीज़ की तरफ आप समझे एक इंसानी ख्वाहिश भी होती है। ठीक है। तो स्किन का, क्योंकि आजकल की जो इंडस्ट्री है, स्पेशली हम होल ऑफ द वर्ल्ड बात करेंगे तो इंटरनेशनली आप जैसे इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। आप समझ लें कि जैसे लेज़र एस्थेटिक्स का बड़ा रोल आ गया, मशीन्स का बड़ा रोल आ गया। तो पहले ऑलरेडी हम मेडिसिन्स, क्रीम्स पे रिलाई कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, यही होता था। हाँ जी, अब ऐसा है कि अब तो है डिजिटल AI, डिजिटल हेल्थ का ज़माना, इसीलिए लेट्स से कि आप एक मिसाल दे देता हूँ कि हेयर्स है, आप उनको प्रॉपर, पहले पाकिस्तान में क्या होता था, कोई ऐसा सच एज कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था, या जस्ट क्रीम्स एक यूज़ होती। तो हमने जब इसको इंटरनेशनली एक्सप्लोर किया तो बेसिकली डेफिनेटली मशीन्स के बारे में हमने लर्निंग जब की, तो फिर सोचा कि अच्छा चलें स्किन में हम इसको परस्यू करते हैं फील्ड को। तो बेसिकली मेरा ज़्यादा स्किन और लेज़र का जो टाइटल है वो लेज़र एस्थेटिक एंड स्लिमिंग सेंटर के हवाले से हमने क्लिनिक भी ओपन किया था। तो इसमें जिद्दत है, इसमें आप समझ लें कि हम प्रोसीजरल अप्रोच ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि PRP, माइक्रो नीडलिंग, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, पीलिंग्स, डर्माब्रेजन्स,
फोटोथेरापीज, डेफिनेटली कॉस्मेटोलॉजी को तो हम टच करते ही हैं। कॉस्मेटोलॉजी में जिसमें हम क्रीम्स, सीरम्स, फेस वॉश की तरफ या मेडिसिन को देते ही हैं। तो पाकिस्तान में अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा क्या है, मेडिकल स्पेशलिस्ट, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, BDS सर्जन है। और आपका जो स्किन का, इसमें मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। क्या ये मुश्किल है या कि इसके पीछे कोई और वजह है? इस बारे में भी कुछ बताइए। नहीं, मुश्किल तो नहीं है। डेफिनेटली हर फील्ड की तरह इतना अच्छा पैटर्न है कि आप इसको फॉलो ज़रूर कर लेते हैं इजीली। अच्छा। मेरे ख्याल से आप समझ लें कि पाकिस्तान या एशियंस कंट्रीज़ में अभी बाकी बहुत सारे हेल्थ के मसाइल हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स और मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं कि व्हाट दे नीड, उनको हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए। लेट्स से मेडिकल स्पेशलिस्ट, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, शुगर, ठीक है, सर्जरीज के हवाले से। मेरा तो ख्याल है कि ये भी हमारे जो हेल्थ के प्रोफेशनलिस्ट हैं, ये उनका बड़ापन है कि वो जिस फील्ड्स में अपने अपने ज़्यादा जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो स्किन्स तो आप समझ लें कि स्किन, डेफिनेटली स्किन की डिजीज़ भी हैं, लेकिन अगेन स्पेसिफिकली जो मेरी फील्ड है ये थोड़ी लग्जरी आप कह लें, या आप कह लें कि पहले अगर कोई नहीं कर रहा था तो ये थोड़ा सा हट के है कि लेट्स से कि अपने रिंकल्स के लिए पहले कोई आपने सुना नहीं होगा कि क्रीम, बिल्कुल ये आपने मुझे बताया तो मुझे पता चला है। तो अब डेफिनेटली इंटरनेशनली इसके बोटॉक्स इंजेक्शंस लगते हैं फोरहेड पे, तो रिंकल्स आपके बड़े आसानी से स्पेयर हो जाते हैं विद इन 1 इंजेक्शन ओनली। अच्छा। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि मैंने थोड़ा सा इस पे वर्कअप किया, ये करूं और एक माइंड बन गया। हाँ, कुछ मार्केट में से थोड़ा सा हट के स्किन के वाले से थोड़ा सा गाइड करता हूँ, जो इसमें डिफरेंशिएट क्या है, क्या मुख्तलिफ क्या है अदर देन हम जो बाकी स्किन्स के लोग डील कर रहे हैं। बेसिकली आप PRP हम कहते हैं, प्रोटीन रिच प्लाज्मा, बिल्कुल। ये हम आपके बाय ब्लड लेते हैं और मशीन से इसको सेपरेट करते हैं। अब इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक इसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। लेट्स से कि आपका हेयर फॉल है तो हम ये प्रोटीन आपके स्कल्प एरिया पे लगाएंगे। अच्छा, फेस की रिजुविनेशन चाहते हैं, उसको रिफ्रेश रखना चाहते हैं, उसकी डलनेस है या एक्नी स्कार्स हैं, तो फिर उसमें भी हम ये प्रोटीन लगाते हैं। लेट्स से ये किसी के बाल उतर जाते हैं, किसी जगह पे पैच बन जाते हैं, तो ये प्रोटीन हम उस जगह भी लगा सकते हैं। अच्छा। इवन दो इससे थोड़ा सा एडवांस्ड है कि यही प्रोटीन हम डायबिटिक फुट के पेशेंट में यूज़ करते हैं कि आप डायबिटिक फुट को एम्पुटेशन मींस कि आप उसको कटवाएं नहीं सर्जिकली, आप उसको इस प्रोटीन से रीजनरेट कर लें। आप इस फील्ड के देखें कितने अच्छे चांसेस स्कोप बन सकते हैं कि लेट्स से कि स्टार्टिंग में अगर पेशेंट हमारे पास डायबिटिक फुट का आ गया है तो आप सर्जरी करके आप उसकी उंगलियां ना कटवाएं, उससे बेहतर है कि आप प्रोटीन पर PRP के थ्रू हम इसको रिपेयरिंग की तरफ आप ट्रायल तो मेंटेनेंस, ठीक है, ये माइक्रो सर्कुलेशन लेवल पे काम करती है। इसी तरह फिलर्स हैं, फिलर्स आप नॉर्मली आई बैग्स के, लिप्स के, चीक्स की ऑगमेंटेशन के लिए फुल बॉडी फिलर्स भी बाकी होते हैं। इसी तरह थ्रेड्स हैं, अब जैसे ओल्ड एज में जाके स्किन हमारी लटक जाती है तो लेट्स से कि आप इसको थोड़ा सा उठाते हैं, इसको हम थ्रेड्स कहते हैं कि हम अंडरग्राउंड स्किन के थ्रू थ्रेड्स को के थ्रू हम इसको टाइट कर लेते हैं। खैर इसमें भी आगे लेजर्स भी आ गई हैं, RF वगैरह या बाकी चीज़ें, बहुत सारा ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। इसी तरह माइक्रोडर्मा अब्रेजन है, फिर आगे फोटोथेरापी है। फोटोथेरापी का जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि लेट्स से जैसे बच्चे पैदा होते हैं आप तो जॉन्डिस वगैरह है तो आप उनको ब्लू रेज एक नीली शॉम के अंदर एक कैबिन के अंदर रखते हैं। इसी तरह आप दुनिया में देखें, हमारे कोसे कज़ा ले लें या सूरज की रोशनी ले लें तो उसमें 7 कलर्स हैं, बिल्कुल, हर कलर का अपना एक इफेक्ट है। तो उसकी बेसिकली ये मशीन्स होती हैं, उसने पेंट्रेट करना होता है आपकी स्किन के थ्रू और एक रिजुविनेशन इफेक्ट देते हैं। लेज़र ले लें तो लेज़र जैसे ये हमारे बाल्स हैं, मेल्स भी बड़े आते हैं। हाँ बिल्कुल। और डेफिनेटली फीमेल्स को तो हार्मोनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारी बहनों के, सिस्टर्स के ये वाले बाल इन एरियाज पे आ रहे हैं या बॉडीज़ पे, तो उसका बेसिकली हार्मोनल थेरापी ट्रीटमेंट प्लस हम लेज़र करते हैं। तो आप देखें कि स्किन में पहले क्या हो रहा था कि मेडिसिन ही चल रही थी, अब मशीन्स का दौर है। मशीन्स जो वर्कआउट करती हैं, डेफिनेटली आपने अप टू डेट रहना है। इंटरनेशनल WHO क्राइटेरिया वर्ड्स के साथ आपने अप टू डेट रहना है और आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। इसी तरह मेरी मिसेज हैं, शी इज़ द कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा। शी इज़ द ओनली वन
जब उन्होंने किया तो वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात झेलम खारिया में पहली हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स जो बच्चियों के बिलो द बहनों के हमारे नेक से नीचे वाले हैं वो डील कर रही हैं प्रोसीजरल वे से। टाइटल में रीजनरेटिव का आपने जिक्र किया, कुछ ये बताएं ये रीजनरेटिव से मुराद क्या है, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। बेसिकली आप देखें कि हमारी बॉडी में जैसे मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बाकी या डेली रूटीन में हम जैसे खाना खाते हैं उनमें से हम न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। या इन नॉर्मल सेंस लें कि जैसे दुनिया में एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कुव्वतें होती हैं, तो बॉडी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेल्स वर्कअप कर रहे होते हैं। ठीक है। उनको हम बेसिकली अपनी टर्मिनोलॉजी में तो रेडिकल्स कहते हैं, लेकिन आम पेशेंट्स के लिए यही है कि जो हमारे सेल्स जो इंटरनली जल्दी ख़त्म हो रहे होते हैं उनको बेसिकली हमने आप समझे कि तरोताज़ा जवान रखना होता है। उन्हीं का एक तल्लक, जैसे आप हार्ट आपका जवान, स्टेमिना बड़ा अच्छा रहे, लंग्स प्रॉपर काम करें, स्टमक काम करे, इसी तरह स्किन है। तो स्किन के रीजनरेटिव प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इसके मल्टीविटामिन्स हैं, इसके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के मेडिसिन्स हैं। इसी तरह प्रोसीजर्स में एक मिसाल जैसे हमने प्रोटीन रिच प्लाज्मा बताया, इनसे आप रिजुनोविनेशन इफेक्ट ले सकते हैं। इसी तरह आप वाइटनिंग ड्रिप जो बड़े आम आजकल मशहूर हैं, लेकिन ये मार्केट में बेसिकली मेडिकल ने रीजनरेटिव और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन साथ साथ क्या हो गया, जब ये ट्रायल होना शुरू हुई तो इसके साथ साथ वाइटनिंग इफेक्ट्स भी आ गए। हाँ बिल्कुल। अब ये वाइटनिंग इफेक्ट के हवाले से पूरी दुनिया में बड़ा डिमांडिंग है, जबकि इसका मेन काम था कि रीजनरेटिव और आपके सेल्स को स्ट्रॉन्ग रखना और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना। बहुत से फिशल हैं कुछ हमारे गांव में या जो बैकवर्ड इलाके, उनमें तो वो रूटीन मैटर है। अब एक बना हुआ है जी, ये मुल्तानी मिट्टी है, ये फिशल है, या वो करती है। मैंने एक और सुना है फिशल के बारे में, कार्बन फिशल होता है जी, या इसके अलावा भी कोई फिशल होता है, तो उसके बारे में मैंने कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। जी डेफिनेटली। देखें, जैसे हम ऑलरेडी बात कर रहे थे ना कि मशीन्स का दौर है, तो अब बहुत सारे फिशल्स हमारे मशीन के साथ अटैच हो गए हैं। एक फोटोथेरापी जैसे पहले भी हमने एग्जांपल दी, इसी तरह एक एलईडी फिशल है, एक हम कार्बन फिशल है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। तो ये बेसिकली विद कम्बिनेशन ऑफ क्रीम्स और लेज़र के साथ हो रहा है। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके इफ़ेक्ट्स भी जो आम फिशल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, और जो नॉर्मल हाइड्रा फिशल्स हैं उनमें भी इवन दो हमारे क्लिनिक्स पे भी ये अवेलेबल हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि नीट एंड क्लीन और जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपकी बॉडी के लिए जो जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, हम बेसिकली फिशर्स उस तरह करते हैं। जबकि लोग हमसे बेसिकली इवन दो हमसे भी डिमांड करना चाहते हैं कि जैसे ही हम फेशियल करवाएं तो उसी फ़ौरन हम ना रिजल्ट मिला हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा बेसिकली जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको पता है फिशर्स ऐसे भी हैं जो आपको रिजल्ट तो देते हैं फ़ौरन, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आपको बाद में बड़े फील होते हैं। क्रीमें इवन दो आप यूट्यूब, गूगल या पार्लर या ऐसे चीज़ें जिनसे आप, या मार्केट में ना लोग सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से जैसे स्टोर्स पे जाएंगे तो वो कुछ क्रीमें मिक्स करने के लिए ले लेते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली उनका रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन फिर वही पेशेंट हमारे पास उन्हीं के साइड इफ़ेक्ट्स, लेट्स से कि मुलाजमा छाइयाँ, जिनको आम पेशेंट छाइयाँ कहते हैं, छाइयाँ भी बन जाती हैं उन्हीं क्रीमों की वजह से जो वो नेट पे देख के और खुद बना के यूज़ करते हैं हाई लेवल्स के। तो फिर उन्हीं के ट्रीटमेंट्स के लिए फिर हमारे पास आते हैं। और मुलाजमा फिर एक ऐसा आजकल जैसे आप मेडिकल शोबे में एक मिसाल देते हैं, शुगर है, अभी तक उसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई कि वो आपका बिल्कुल शुगर को ठीक कर दे। हाँ, ये कि हम उसको कंट्रोल करते हैं, करे बंदा। या इसी तरह छाइयाँ जो हैं फिर वो इस लेवल पे ही इनका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है कि छाइयाँ फिर हमसे भी ट्रीट नहीं होती। तो ये पेशेंट अपने साथ एक करते हैं। आजकल तो है थोड़े से हमारे जो फॉरेनर्स पेशेंट हैं वो थोड़े से ज़्यादा एडवांस्ड हैं कि वो चैट जीपीटी के थ्रू भी कंसल्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप कभी चैट जीपीटी को केस एक दें और आप उससे आंसर लें तो फिर वो एट द एंड भी कहता है या फर्स्ट स्टार्टिंग में ही कह रहा होता है कि आप कंसर्निंग डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ये जस्ट एक मेरी रिकमेंडेशंस हैं। लेट्स से कि मैंने किसी को कोई ट्रीटमेंट दिया है, छाइयाँ ले लें, वाइटनिंग ले लें, एक्नी ले लें, तो वो क्या करते हैं, वही स्लिप
साथ वाले अपने कजन्स फैमिलीज को कहते हैं अच्छा मैंने ये किया है, ये बड़ी तुम भी बात। ट्राई कर लो। ठीक है, अब होता ये कि जो पेशेंट आया ना, हम उसकी सारी हिस्ट्री ले रहे होते हैं असल बात कि ये है। इसमें किस वजह से हुआ, लेट्स से कि हार्मोन्स की वजह से हाँ। है कि नहीं, डाइट की वजह से है, इसके पानी कम पीने की वजह से है, इसकी स्किन रूटीन की वजह से है, वट एवर द काज, कि हम उसकी काज ढूंढेंगे फिर। लेकिन यहाँ पे तो हमारी पर्चियों के साथ भी ये होता है कि अच्छा तुम ही ला ला, तुम ही ला ला, तुम ही ला। लेजर शुआओं से जो ट्रीटमेंट होता है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस हद तक मुफीद है, ये भी कुछ बताएं, क्योंकि अक्सर बंदे ये कहते हैं लेजर से करवाते हैं जी, बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा ना इसके बारे में ब्रीफिंग कीजिएगा। एग्जैक्टली देखिए, लेज़र ऑलरेडी मार्केट में इंट्रोड्यूस तो है। जैसे आप कैंसर्स के पेशेंट देख लें बिल्कुल। तो काफ़ी सारी ट्रीटमेंट, या आप सर्जरीज में भी आ गए लेज़र, इसी तरह स्किन में भी आ गया। अच्छा। तो हम जो बेसिकली FDA अप्रूव्ड प्रोसीजर हैं, फेडरल ये अमेरिकन FDA हैं अप्रूव्ड, या जापानीज़ FDA अप्रूव्ड मशीन्स होती हैं, उनके थ्रू है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप क्वालिफाइड पर्सन के पास जाएं, एक अच्छी मशीन लेज़र्स की हो, तो फिर साइड इफ़ेक्ट के चांसेस नहीं होते। जब आप मार्केट में जैसे हमारे डिफरेंट लोग करते हैं बाकी चीज़ों, ताई डॉक्टर्स या बाकी सारे वो मार्केट में चले जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर हर कोई कई साइड इफ़ेक्ट तरह फील भी करते हैं। लेकिन बात आपकी वाली, जब तक आप अथेंटिक डॉक्टर्स के पास आएँ, अथेंटिक प्रोटोकॉल्स, अथेंटिक डिग्रीज होल्डर के पास हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में तो कहते हैं ना हर चीज़ का जुगाड़ चल रहा होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली जाएं, एक्सपोजर लें, जापानीज़ ले लें, चाइनीज़ ले लें, या अमेरिकन इंडस्ट्री ले लें, या यूरोप, तो ऑलरेडी स्किन के लेज़र मौजूद हैं। देखें, अगर कोई ऐसा मसला होता तो इन मार्केट्स में, एडवांस कंट्रीज़ में लेज़र यूज़ ना हो रहा होता। इसी तरह इनके इश्यूज़ नहीं हैं, जस्ट मिस हैंडलिंग के इश्यूज़ हैं। कोई ऐसा तरीका भी है कि ये ऐसी बातें, या ऐसा तरीका भी है कि ये बीमारी आपकी तरफ आए ही ना, यानी कि जैसे ये कह लें कि हमें पता है कि जो बंदा ज्यादा मीठा खाता है या करता है उसको शुगर हो जाती है। स्किन की भी इसी तरह कुछ होती हैं चीजें जिनको ज्यादा बंदा यूज करे तो स्किन की ये जो प्रॉब्लम आपने बताई है, ये ना, इस बारे में ना कुछ बताइएगा। हम किसी भी शोबे में तब जाते हैं जब हमें उसका मसला दरपेश हो जाता है। ठीक है। उससे पहले हम कभी भी काउंसलिंग के लिए नहीं जाते। तो स्किन में भी ना बड़े, अगर हम सादा से सादा स्टेप फॉलो करें तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। अच्छा। छोटी छोटी बातें हिंट्स देता हूँ कि लेट्स से कि स्किन को सबसे ज़्यादा आपकी पानी चाहिए। आपका ओरल इनटेक, पानी पीने का जो क्राइटेरिया वो प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड, वो मैं ही क्यों ना हूँ, आप हों या आम पेशेंट हों, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि खास करके मेल को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा कि हम लोग मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक का यूज़ नहीं करते। बाइक है, इवन आपके पास गाड़ी है जिसके अंदर AC भी लगा हुआ है, लेकिन आप अक्सर देखें कि उनकी भी स्किन बर्न होगी साइड एरिया से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बेसिकली क्या है कि AC तो है, लेट्स से प्राडो भी है या कोई भी गाड़ी है किसी भी कंपनी की, लेकिन वो सन ब्लॉक या मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ कर रहे। बाइक हम चलाते हैं तो सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र या हेलमेट यूज़ नहीं करते। ये स्टार्टिंग की ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आगे स्किन की लेयर्स डैमेज होंगी, शुरू हो जाता और है, मसले मसाइल आपके शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कहते हैं कि एक्नी आ गई, दाने बन रहे हैं। हाँ। अब जैसे ईद गुजरी है पीछे, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा एशियन स्टाइल है, हम स्पाइसी खाने के शौकीन हैं। तो देखें, आप डाइट को मुतदिल रखेंगे तो एक्नी नहीं आएगी। लेकिन अब जब आप स्पाइसी, ऑयली, मीठी चीज़ें, इवन मीठा, ख़ास करके स्पेशली छोटे बच्चों के लिए या लड़कियों के, जब आप इसका इंटेक ज़्यादा करते हैं तो दाने आपके ज़रूर डेवलप होंगे। आपने अपनी रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल को बेसिकली एक बैलेंस रख के चलेंगे तो इश्यूज़ नहीं आएंगे, वो चाहे फिर स्किन हो, मेडिकल का शोबा हो, किसी भी शोबा हो। तकरीबन कितना अर्सा हो गया है प्रैक्टिस करते हुए रेगुलर? मुझे 3.5 years, ऑलमोस्ट 4 years। 3 सालों में ये ऐसा केस भी आया है कि जिसको हल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो? एग्जैक्टली, दो चीज़ें होती हैं कि एक, एक्नी जब आप ख्याल नहीं रखते इसका या ट्रीटमेंट नहीं लेते स्टार्टिंग में, तो बच्चियों के, सिस्टरों के, बहनों के हमारे क्या होता है कि एक्नी के स्कार्स बन जाते हैं। ठीक है। स्कार्स को रिपेयर करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग और हार्ड होता है हमारे लिए। और उन बच्चियों के पहले तो वो बेसिकली मीठा क्रेविंग या इस तरह की होती है, तो फिर उनके शादी के मसाइल से हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर वो ट्रीटमेंट के लिए, तो वो थोड़े से हमारे लिए टफ केस होते हैं कि टफ तो नहीं कह सकते, हमें टाइम टेकिंग चाहिए होता है। सेकंड ये होता है कि जो मैंने एक मिसाल दी थी छाइयाँ,
ये जो फार्मूला क्रीम्स यूज़ हाँ, करते बिल्कुल हैं, करके। ये हम इवन मैं इस पे रिसर्च देख रहा था कि यूरोप और अमेरिका में भी बहुत सारी ऐसी पीलिंग्स आई हैं कि आपकी फर्स्ट और सेकंड लेयर को रिमूव करते हैं तो तब जाके आपका ट्रीटमेंट के चांसेस हो सकते हैं। छाइयाँ जो है ये हमें भी तंग करती हैं ट्रीटमेंट और पेशेंट को भी करती हैं। लेट्स से कि पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब इतने पैसे लगा दिए रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ, रिजल्ट क्या है तो फिर? ये दो टॉपिक। या तीसरा जो है कि औरत जिस घर में माँ की शक्ल में बेटी बहन बीवी किसी भी सिनेरियो में है, उसमें आजकल जो हमारा दूध और कुछ जो दूध और गोश्त इनका ख्याल रखें, ठीक है। क्योंकि इनकी वजह से बच्चियों के हार्मोन्स के मसाइल बहुत ज़्यादा है। 80 से 90% मेरे पास जितनी भी हमारी बहनें ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं पेशेंट्स, उनके पीछे कॉज यही हैं। इसमें मैं ज़्यादा ओपनली बात नहीं हाँ, करूँगा, आप बिल्कुल। समझ जाएंगे हाँ। इनके गोश्त और दूध में आजकल क्या मिक्स हो रहा है। क्या मिक्स हो रहा है, हकीकत बात। तो वो इवन फिर हमें गायनाकोलॉजिकल मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है और फिर भी बच्चियों के जो हार्मोन स्टेबल करने के लिए, चाहे देखें बच्चे हमारे पास आती हैं स्किन के लिए, लेकिन हम लोग पर्सनली स्किन से ज़्यादा उनकी मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा सोच रहे होते हैं, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का आपका एक वो है। तो हार्मोन्स को स्टेबल करना एक बड़ा इशू आ रहा है आजकल। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपका क्लिनिक किधर है, क्योंकि जो बातें आपने बताई हैं, ठीक है, जाहिर है बहुत से बंदों को इनकी प्रॉब्लम भी होगी, वो इसका हल भी चाहते हैं। तो मुझे एक तो ये बताएं कि आप रेगुलर कहाँ बैठते हैं, इसके अलावा कौन कौन से हॉस्पिटल में बैठते हैं, और टाइमिंग का भी और डे का भी बताइएगा, ताकि जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम देखे अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो वो आपसे रब्ता कर सके। इस बारे में भी कुछ बताइए। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसा है कि बेसिकली मुझे 3.5 years तो ऑलरेडी हो चुके हैं इस फील्ड में। तो मंडे ट्यूसडे मैं जीटी रोड पे नियर HPL इब्राहिम चिल्ड्रन ENT सेंटर है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे 10 to 1 PM, 10 बजे से लेके 1 बजे तक। 1 बजे तक। बरोज़ बुध मैं जाता हूँ गुलियाना इम्तियाज़ हॉस्पिटल, बिल्कुल डॉक्टर अब्बास हाँ, साहब के पास, डॉक्टर अब्बास साहब। 10 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है। इसी तरह जुमेरात को मैं जाता हूँ डींगा इजाज़ अच्छा। हॉस्पिटल में 10 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है। और सैटरडे हफ्ते वाले दिन मैं जाता हूँ दिलावर हॉस्पिटल बागोडा स्टॉप पे डॉक्टर जमशेद साहब के पास। डॉक्टर जमशेद हाँ जी, 10 बजे से लेके 2 बजे तक। ठीक है। और इवनिंग जो है वो मैं अपना क्लिनिक है मेरा फारूकी मेडिकल सेंटर मोरी चौक डींगा रोड पे, बरोज़ सोमवार से लेके हफ्ता रेगुलर 3 बजे से लेके रात को 8 बजे तक। ये डॉक्टर साहब जो अपना फारूकी क्लिनिक है, ठीक है, इसमें डेली सेकंड टाइम बैठते हैं? मेरी मिसेज जो है कॉस्मेटिक गायनी के वाले से डॉक्टर हफ्सा, वो मॉर्निंग में 10 बजे से 2 बजे तक हैं। ठीक है। और 2 बजे ऑनवर्ड से लेके फिर रात को 8 बजे तक मैं डेली रोजाना होता हूँ। इतवार को नागा होता हूँ। इतवार को छुट्टी है, बाकी आप पूरा वीक जो है उधर बैठते हाँ हैं। जी, कोशिश कर रहे हैं मल्टीपल स्टेशंस पे आवाम को हम अपनी खिदमत दे सके। अब आ जाए डॉक्टर साहब कुछ जाती लाइफ की तरफ। डॉक्टर मौजम ऑलरेडी डॉक्टर ना होते सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या होता? एजेस के साथ अक्सर लोग पैशन भी, आपके माइंड सेट, ग्रोइंग स्किल्स चेंज होती रहती हैं। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में थे तब मेरा एक आर्मी को ज्वाइन करने का एक पैशन हमेशा से रहा है। तो उसके बाद फिर डेफिनेटली आपको बताया कि वालिदैन की ख्वाहिश थी कि हम मेडिकल के शोबे में जाएं, फिर इसकी तरफ। अच्छा, इसकी तरफ। अगर डॉक्टर ना होते तो फिर आपका आगे मैंने आर्मी में ही जाना। बचपन कैसा गुजरा, इस बारे में कुछ बताएं, और कोई बचपन का खुशगवार सा वाकया जो आज भी याद आता हो तो डॉक्टर मौजम ये कहे कि मौजम ने ये भी काम किए, होता है ना, कुछ इस बारे में भी कुछ बताइएगा। देखिए, डेफिनेटली बचपन सबका, हम सब पे एक जैसा ही होता है, लावाली सा, शरारती सा। तो अक्सर एक वाकया मैं कोट करता हूँ जब हम फैमिली में भी बैठे होते हैं कि मेरी रूट जो ग्रॉस रूट है प्राइमरी लेवल की, आप समझे कि टाट स्कूलों के टाइप से हम लोग बिल्ड अप हुए हैं। अच्छा अच्छा। अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिदैन टीचर हैं, तो मैं उस एज गवर्नमेंट के स्कूलों से डेवलप होकर इस लेवल तक अल्लाह ताला ने उनके दुआओं, अल्लाह ताला के फजल और उनकी दुआओं की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से पहुंचा। तो टाट उधर से एक हवाला दूंगा कि एक स्कूल में वाले साहब टीचिंग करते थे, तो फिर जब बस जस्ट एक ब्रेक हुई तो आपके ये नज़दीक ही है पब्बी एरिया वगैरह, तो आपको पता है बेरों का ये, हाँ बिल्कुल, स्पेशली वो पंजाबी में कहते हैं कोकनियों का सीजन होता है, तो कोकनियाँ बड़ी पसंद होती थी हमें। तो बस क्लासमेट थे हम लोग, निकल गए फिर। तो डेफिनेटली पीछे ब्रेक भी ख़त्म हो गई, छुट्टी का भी टाइम हो गया, तो
तो फिर जब पहुंचे तो फिर जो वाले साहब से एक वो स्पेशल खेड़ी होती थी वो जो फिर हमें मार पड़ी उससे मार पड़ी तो तो ये अक्सर हमें याद रहता है। और वो जो दोस्त हम जो लोग गए थे तो जब भी कहीं इकट्ठे हो तो फिर हमें वाकई अक्सर वो याद आ जाता। कोकनियों का ख्याल आता है। इन फ्यूचर मजीद अपने शोबे के हवाले से बताएं, इन फ्यूचर क्या क्या मजीद आपके प्लान है मेडिकल के हवाले से? डेफिनेटली देखें, खारियाँ के हवाले से जैसे इस शोबे में डॉक्टर्स की कमी है लेज़र एस्थेटिक के हवाले से, तो मैं और मिसेस हम लोगों ने एक इनिशिएटिव तो लिया हुआ है कि लोग लाहौर इस्लामाबाद जाने के बजाय हम लोग इधर ही सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकें। एक थोड़ा सा हमें भी फील होती है ये बात, लोग क्या करते हैं कि लोग समझते हैं कि शायद खारिया में वो टैलेंट नहीं है, या यहाँ से गाड़ी में बैठे आप शफा चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज लेट्स से अरशद भाई कि यही हम अगर मैंने ये जो कोर्स किया और हम लोग लाहौर बैठे हों, DH राया में हो, डिफेंस में हो, गुलबर्ग में हो, तो क्या हमारा स्टैंडर्ड वही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम जस्ट इधर बैठे हुए हैं लेट्स से कि अपने वालिदैन के लिए, अपने इस कम्युनिटी के लिए, लोगों की सर्विसेज के लिए। अच्छा, इसको हम एडवांस क्या सोच रहे हैं? डेफिनेटली जो हम अक्सर अभी एक डिस्कशन भी चल रही थी कि इंटरनेशनल हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, पाकिस्तान भी, हम लोग भी। हकीकत अब है डिजिटल हेल्थ AI का ज़माना। अभी लोगों को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को डेफिनेटली आइडिया हो रहा होगा कि इवन 2030 का विजन है दुबई का, इन्होंने अपनी सारी हेल्थ इंडस्ट्री को डिजिटल AI में कन्वर्ट कर देना है। हेल्थ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले आना है। जैसे लेट्स से कि मैं स्किन में हम लोग मशीन्स की तरफ आ गए, तो हमारा भी प्लान बेसिकली यही है। इवन दो ये हमारे गवर्नमेंट का भी आप देखिएगा कि विद इन 5 to 10 ईयर्स गवर्नमेंट भी चेंज ओवर करेगी। जैसे पुराने ज़माने में रजिस्टर्ड होते थे तो कंप्यूटर्स आ गए, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये हेल्थ इंडस्ट्री ने डिजिटल हेल्थ की तरफ बड़ी जल्दी चेंज होने वाली है। यूरोप ने ऑलरेडी गाइडलाइन 25 का 2030 का है और दुबई का 2030 का विजन है, UAE का, इन्होंने चेंज हो जाना। तो मेरा भी बेसिकली पैशन थोड़ा इसी फील्ड में, हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल हेल्थ, इसमें इवन दो कि हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह मास्टर डिग्री और PhD की तरफ परस्यू करें, रैदर दैन कि हम एक टिपिकल लाइफस्टाइल जो गुजार रहे हैं मेडिकल के शोबों में, उनसे थोड़ा हमारा डिफरेंट है कि हम इसमें परस्यू करें और पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ खारियाँ के लिए, कि पाकिस्तान के लिए हम लोग किसी तरक्की में हम बेसिकली हेल्प आउट कर सकें। डॉक्टर साहब यकीन करें, स्किन के वाले से मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी नॉर्मली, लेकिन आप आए, यकीन करें बहुत सारी ऐसी बातें जिनका मुझे पहले पता नहीं था। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर मुझे नहीं पता था, बहुत से हमारे नाजरीन जो बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं, ठीक है, जिनका नॉलेज नहीं है, तलीमी जो मेयार है या तलीम के वाले से इतनी गाइडेंस, मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम देखेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी जो आपने बताई वो उनके नॉलेज में इजाफा होगा। और मैंने ये सिर्फ इसीलिए आपको बुलाया कि लोगों को आपके शोबे के वाले से थोड़ी अवेयरनेस मिल सके। तो मेरा ख्याल है अगर आपके पास कोई बंदा आता है, रूल रेगुलेशन की ट्रीटमेंट कराता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बंदा ठीक ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे टाइम दिया। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच।